So we are starting now again exercise 4.1. Suppose every square matrix can be associated with unique number, that is called the determinant of the matrix. That is Fm is equal to K. Hello? Fm is equal to K. But we have to take care, it should be a square matrix. The square matrix, if we are taking of order 1 by 1, suppose we are taking 2. This is the order of this matrix is 1 by 1. The value of this determinant will be only 2. If we are assigning the determinant of this value, this is a matrix A whose order is 2 1 by 1. The determinant of A will be equal to 2. Similarly, if the order is 2 by 2, it is a Lie matrix whose order is 2 by 2. 1, 2, 3, 4. Okay. This is another matrix. We want to find out the determinant of this matrix. So what will be the value of this matrix? It will be equal to, we have to multiply the diagonal element and subtract the off diagonal element. This element minus this element. Equal to 4 minus 6 is equal to minus 2. देखिए ये तो 1 by 1 में ये जो हमने रूल बनाया हुआ है बहुत सिंपल है, वही एलिमेंट आ जाता है। 2 by 2 के लिए क्या है, हम डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करके हम माइनस करते हैं। जो भी वैल्यू होती है ये आपकी क्या कहलाती है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी 2 by 2 की। ठीक है, और 3 by 3 की अगर मैट्रिक्स है उसका मेथड अलग है। ये हमने रूल डिजाइन किए हुए हैं कैसे फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स की वैल्यू। सपोज करिए 1 2 0, ठीक है, 3 1 -1 2 3 1, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 by 3 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर है आपका 3 by 3 का। तो हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी रो के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कौन सी रो के अकॉर्डिंग ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम ओपन कर रहे हैं इसको। क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ जो भी आपके रो और कॉलम के साथ में जो लाइन आ रही है उसको हम डिलीट कर देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट हियर वी विल राइट हियर 1 -1 3 और 1। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट है -2 में क्या आएगा, ये वाली रो ये वाला कॉलम डिलीट कर देंगे तो 3 -1 और इसी तरीके से आ जाएगा आपका 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट आपका 0 है, 0 की वैल्यू किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं एक बार 3 1 और 2 3। यहां पर आप ये ध्यान रखिए 0 अगर है 0 तो मल्टीप्लाई करके चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो उसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है। मगर हम इस फिलहाल हम पूरा एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका। यहाँ 1 है, इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, 1 -1 और 3। इसकी जो मल्टीप्लाई रूल जो 2 by 2 मैट्रिक्स का है वही हम फॉलो करेंगे। जैसे 1 और 4 की मल्टीप्लाई की थी, फिर हमने क्या किया था 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और -1 की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -3 और माइनस यहाँ पे हमारे साइन के साथ आया होगा तो क्या हो जाएगा, +3 होगा। इसी तरीके से -2 ओपन किया, 3 × 1 ये कितना हो गया, 3 हो गया, 2 - 2 1 -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आएगी वो 0 हो जाएगी, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 4 -2 3 और 2 5 2 या 10, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, कितना आंसर हो गया आपका -6 हो गया। तो 3 by 3 की जो मैट्रिक्स है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
और इसमें हमारे पास जो है हमने एक्सरसाइज शुरू कर चुकी है, 2 बार हमारे बीच में रह जाती है। मैं आपको पहले 3/2 तो बहुत सिंपल है, 3/3 पे हम काम करते हैं। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने जो एलिमेंट है ये दिए हुए हैं 1 0 1 और 0 1 2 0 0 4। ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपकी ए है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये प्रूव करना है कि 3a इक्वल होगा इसके 27 a के, ये प्रूव करना है। यानी कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, पहले डिटरमिनेंट निकालें फिर 27 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों में एक ही बात होगी, दोनों इक्वल होगी। ये कहने का मतलब है। पहले अगर हमारे पास ये हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी, पहले हमने क्या किया, ये अभी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये को मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना हो गया, क्या है आपका 3 0 3, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया 0 3 6 0 0 1। ये आपका जो हमने निकाला, ये हमने 3a मैट्रिक्स निकाली, ये हमने जो वैल्यू निकाली है 3a की निकाली। अब 3a का अगर हम डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करने के लिए मेथड वही है कि हम क्या करेंगे, ये रो और ये हम डिलीट करेंगे, पहले 3 से कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए 3 6 0 12। इसी तरीके से हमने क्या किया, 0 से एक्सपेंड करेंगे, 0 से एक्सपेंड करने पर 0 हो जाता है, लेकिन हम अभी लिख रहे हैं इस रो को और इस कॉलम को हमने ऐसे लिखना है। क्या रिमेनिंग होगा, 0 6 और 0 12, 0 6 0 12, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगला वाला हमने क्या एलिमेंट यूज किया, 3 यूज करना है, तो 3 यूज करने के लिए हमने क्या किया, 0 3 और 0 0, यानी कि जो हम थर्ड वाला ले रहे हैं इसके साथ में जो रो आ रही है, जो कॉलम आ रहा है, इसको हमने डिलीट करना है। 0 3 और 0 0 0 3 और 0 0। अब हम इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये आपका 3 है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 12 3 36, 36 हो गया, माइनस 6 into 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो गया। फिर क्या आएगा आपका, माइनस 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो गया, ये तो 0 लिख लिया है। फिर यहाँ पर है आपका +3, 0 की मल्टीप्लाई करिए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 into 0 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। हाँ, कितनी आ गई वैल्यू, 3 6 18, 3 6 9 9 और 108 आ गई। तो हमने वैल्यू इसकी फाइंड आउट की, ये हमने डिटरमिनेंट ऑफ 3a फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 108 आ रही है। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a को 27 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू तो हम यहां पर ले देते हैं, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 108 आई, मैं इसको रब कर रहा हूं बाकी क्वेश्चन को। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना चाहते हैं, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ a, पहले डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 1। जबकि कभी हम ये एलिमेंट ले रहे हैं इसको और इसको हमने डिलीट कर दिया तो 1 2 0 4 आ गया, है ना। फिर हम यहाँ पे -0 लेंगे, ठीक है, इसको हमने इसको डिलीट किया, कितना आ जाएगा, ये 0 2 0 4 आ जाएगा, 0 2 और 0 4 आ गया। इसी तरीके से हमने ये लिया, कितना आ जाएगा, 0 1
0 1, ठीक है, और 0 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 1 4 माइनस 0, ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। अगर हम 27 एक ही वैल्यू निकालें, अगर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ रहा है? ये भी 100, यानी कि ये वैल्यू भी 108 आ रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का है, यानी कि डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो उतने ही टाइम्स है। यानी कि के ए अगर डिटरमिनेंट है तो के टू द पावर 3, ठीक है, इनटू ए के बराबर होता है ना। के टू द पावर 3 का मतलब है यहाँ पे 3 है, तो 3 टू द पावर 3 इसमें कितना हो जाएगा? 27, 27 का 8 टाइम्स हो जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी की है। अभी हमने प्रॉपर्टी का तो यूज नहीं करना, अभी तो सिर्फ हमने ये समझना है कि हमारे पास ये रिलेशन में पता चलना है। ये प्रॉपर्टी होती है, इंटरवल जितने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही ऑर्डर का। अगर ये ऑर्डर 2/2 का होता तो k टू द पावर 2 आता, ये ऑर्डर 3 है तो k टू द पावर 3 हो जाएगा। ये वो नंबर है जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिटरमिनेंट आपको 4 वाला इसलिए बताया कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर 2 वाले हमने 2 दिन पहले डिस्कस किए थे। तो डिटरमिनेंट 3 वाला मैंने काफी ज्यादा आपको आज डिस्कस करके बताया, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है, अगर आपकी ये समझ में आ गया डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा ऐसे ही करना है, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आपको इसी तरीके से करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने का मेथड यही है जो मैंने आपको बताया। ये धीरे-धीरे आपको यहाँ हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, उसको काट के दोबारा मिस्टेक सिंपली मिलती है, ये कैलकुलेशन आप दोबारा कर लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है तो क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 7 बता देता हूँ आपको। 7 भी वैसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये जो हमने मल्टीप्लाई करना है 2/2 का ऑर्डर क्या होता है? आपको डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, फिर और डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई करिए हमने तो कितना हो गया? 2 माइनस के 4 5 है 20, ये तो डिटरमिनेंट हमने इधर का निकाला। जब आप इधर का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 24 होगा। ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन आप अच्छी तरह सॉल्व करना जानते हैं। ये -18 है, इधर का इसको इधर लेके आएंगे प्लस का 24 हो जाएगा, ये देखिए 2x स्क्वायर यानी कि कितना हो गया? 18 6 हो गया, 6 is equal to 2x square, ठीक है। x square is equal to 3 हो गया, x is equal to plus minus देखिए 2x की x से मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर 6 4 जा 24, यहाँ हमने ले लिया 2 into 2 4 5 जा 20, 2 minus 20 कितना हो गया? -18, तो -24 को हमने इधर शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपका? 6 आ गया, 2 से डिवाइड कर 3 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस 2, ये आपके पॉसिबल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पार्ट है वो भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज हमारी है, ये फिनिश हो गई है ना। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर अगली वाली की बात करते हैं 4.3 की। बेटे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज आपको समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हम क्वेश्चन करेंगे। अगली वाली एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 4.2 से पहले कुछ प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? एक प्रॉपर्टी तो ये है कि आप जो है अगर कोई भी डिटरमिनेंट है ना, जैसे मैं आपको 2/2 का ऑर्डर लेके समझाता हूँ, जैसे आपका 1 2 3 1 है, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे कितना आएगा? 1 माइनस के 6 हो गया, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -5। ठीक है, अगर हम जो है इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। जैसे ये आपका ये रो है, इसको हम कॉलम में लिख दें 1 2 और 3 1, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं, ट्रांसपोज तो आपने मैट्रिक्स में किया होगा, ठीक है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ट्रांसपोज के बाद अगर हम इसका निकालेंगे कितना होगा? 1 -6 यानी कि माइनस, यानी ये प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा? उसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी। लेकिन मैंने आपको 2/2 में इसे बताया ताकि जल्दी आपको समझ में आ जाए और जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम पूरा हो जाए। लेकिन आप जो है इस प्रॉपर्टी को 3/3 में आप कोई भी वेरिफिकेशन करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेके सिंपल नंबर लिख लीजिए, ज्यादा लंबी बड़ी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 33 32 नहीं लिखना, 523 लिख के आप 3/3 में ये वेरीफाई करें, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम जो है इसी की बात करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर हम जो है रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम को, सिर्फ रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, जैसे मैंने किया R1 को R2 में इंटरचेंज कर दिया, पहले वाली मैट्रिक्स जो है वो आपकी ये है, दूसरी वाली मैट्रिक्स जो इंटरचेंज करके आ रही है वो मान लीजिए उसका नाम मैंने डी रख दिया, उसमें क्या हो जाएगा? 1 3 1 और 1 2, ठीक है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको इसके पहले हम निकाल चुके थे, इसका डिटरमिनेंट कितना आया था? 1 -6 यानी कि कितना आएगा? -5, ठीक है। यहाँ पर हम बी का डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं, बी का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 6 -5। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। क्या? अगर हम किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो R1 और R2 मतलब दिया इस वाली रो को इस जगह, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस वाले कॉलम को इस कॉलम में लिख दूं, इस वाले कॉलम को इस कॉलम में, किसी भी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा? तब भी उसकी वैल्यू में कितना फर्क आ जाएगा? सिर्फ माइनस के साइन का फर्क आ रहा है। जो डिटरमिनेंट पहला वाला डिटरमिनेंट था, अब जो डिटरमिनेंट आ रहा है उसमें क्या फर्क आ रहा है? सिर्फ माइनस के साइन का, ठीक है। तो ये हमने जो है ना दो प्रॉपर्टी आपको बताई। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में हम ई का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कोई डिटरमिनेंट अगर ऐसा है 5 1 2 है, ये 1 0 1, ये 5 1 2, यानी कि हमने क्या किया, ये दोनों ही डिटरमिनेंट के दो कॉलम एक जैसे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि दो रो या एनी टू रो या एनी टू कॉलम जो है वो आपके कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आपकी जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आप इसको फाइंड आउट करके वेरीफाई करके आप बता सकते हो। जैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 को हमने एक्सपेंड किया, क्या आ रहा है? 0 1 1 2 फिर -1, इस तरीके से हमने एक्सपेंड किया 1 1 2 2, इसी तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1021 1021। तो ये हमने इस तरीके से एक्सपेंड किया है, तो एक वैल्यू आ जाएगी 200 -1 है, यहाँ पर कितना आएगा? 2 -2, यहाँ 5 है, ये आ रहा है 1 -0, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है? -5 वाली है, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2 -2, ये 0 हो गया, ये कितना आ रहा है? ये +5 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है? 0। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। क्या प्रॉपर्टी है? अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं,
किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीन की प्रॉपर्टी है टोटल मिला के आपके पास जो है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने लिखी है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। फिर जो मैंने टास्क पुट करके बताया था आपको, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस, ये मैंने आपको बता दिया। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है if any two rows of a determinant are identical, जो मैंने बताया कि दो रो की जगह मैंने दो कॉलम ले लिए है ना, टू रो या टू कॉलम हो तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है if each element of row of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। अगर हम किसी जो हमने अभी किया था, ठीक है, तो अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2/2 का ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये कोई डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट हमने बनाया 5 1 2 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू है आपकी 3 5 15 -15 यानी कि 30। अगर हम किसी भी रो, ये रो को अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए किसी पहली वाली रो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नया डिटरमिनेंट जो होगा उसका नाम मैंने b रख दिया। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 10 2 2 3। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ b निकालेंगे, डिटरमिनेंट b की वैल्यू हो जाएगी 30 - 4 यानी ये कितनी होगी 26। यानी कि डिटरमिनेंट b की जो वैल्यू है ये जिससे मल्टीप्लाई किया था उतने ही टाइम्स हो, ये क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। ठीक है, so my was if each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले जो आ रही थी उसका डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करके उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 2 टाइम्स ही। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, if the sum of the element of a row of a determinant are expressed as the sum of two determinant, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दो डिटरमिनेंट है अगर हमारे पास में, उनको दो के सम में अगर हम अलग अलग कर सकते हैं। इस तरीके से दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आपने ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये आपने कोई सी, ये जो डिटरमिनेंट है आपका ये को अगर मैं क्या लिखता हूँ 5 + 1, ठीक है, ये 2 + 1, ये 1 और 3, ये वही डिटरमिनेंट है जो डिटरमिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू हमें कितनी थी पता है 13। अगर हम दो डिटरमिनेंट में इसको एक्सप्रेस करना चाहें, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 5 के साथ हम करेंगे 1 ले लेंगे, 2 के साथ ये 3 ले लेंगे, प्लस प्लस क्यों ले रहे हैं, प्लस का यूज है। और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनाया 1 1 और 1 3। मतलब एक डिटरमिनेंट को हमने दो डिटरमिनेंट में 5 + 1 है ना, तो इसको 4 ही ले लेते हैं, 4 1 + 1 लिख दिया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है 30, तो हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी, हमें इसी के पार्ट करनी है। 5 को क्या लिख लिया हमने 4 + 1, 1 को एज इट इज करने दिया, 2 को क्या लिख लिया 1 + 1 + 3। इसके हमने दो पार्ट किए। यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी-कभी इसे ऐसे एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए ये रूल बनाया गया है। अब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे -2 + 3 - 1 यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 3 में जो बन गया 2, कहां पे उड़ गई 30 आ रहा था, 3 5 15 -2 13 यानी कि ये 4 1 और 1 3 3 4 12 तो 1 आएगा। ठीक है, 12 में से बन गया, यहाँ पे कितना हो गया 11 11 में 2 कितना हो गया 13 हो गया।
मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हम सब में लिखा हुआ है तो हम दो पार्ट में उसको अलग अलग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्रेस करके हमारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो पहले आ रही थी डिटरमिनेंट की वही वैल्यू आएगी उसी तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, if each element of any row of a determinant the few multiples of corresponding element of other row are added, then the value of the determinant remains the same. The value of the determinant remains same if we apply the operation, तो ठीक है। अब इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई क्या करना है, अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही वैल्यू रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यही हम एग्जांपल ले रहे हैं डिटरमिनेंट ए का, हमने क्या किया, ये आपका जो डिटरमिनेंट ए है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, R1 में मैं ऐड कर रहा हूँ 2R2, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो की और 2 से मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई दूसरा डिटरमिनेंट बनता है, मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये आपका 5 है, ठीक है, 5 में हमने क्या किया 2 टू द 4 ये इसमें ऐड कर दिया प्लस 4 हो गया, यहाँ 1 है, 1 में हमने क्या ऐड किया 2 3 या 6 ऐड कर दिया, इसको हमने ऐड ही रहने दिया, ये बात है मेरी। अगर हम कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 9 7 2 3, यानी कि 3 9 या 27 14 कितना है 13 है, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं। अगर हम कहीं पर भी ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं तो वो ऑपरेशन लगाने के बाद ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू वही रहेगी। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम वहां पर करेंगे जहां हमें सुविधा होगी, जहां हमें ऐसा बेनिफिट दिखाई देगा, हमें फायदा नहीं रहेगा तो वहां हम इसका यूज करेंगे। अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में सीख दी हुई है, पहले हम सिर्फ को समझने की कोशिश करते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इन्हीं की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जो है क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन अब करके दिखाता हूँ, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है, 1 क्वेश्चन है x a x plus a y b y plus b z c z plus c, ये हमें प्रूव करना है। पहले यूजिंग द प्रोपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन द एक्सरसाइज 1 to 7, ठीक है, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अब अभी आपको बताया कि जैसे दो सम में लिखा हुआ है तो आप वो अलग अलग डिटरमिनेंट में इसको लिख सकते हैं, ए सर लास्ट में अलग लिख सकता हूं इमकर सर और इसको मैं अलग इमकर सर आप क्या करेंगे जो प्रॉपर्टी बुक में सुन लिखी नहीं हुई रहे है सर सुन नहीं रहे इमकर सर जो भी आपको 2 मिनट रह गए हैं, कोई डाउट लेने दोनों कॉलम अपनी C1 और C3 भी कैसे हैं आइडेंटिकल है, यहाँ पर फिर C1 कैसे करें C3 और आइडेंटिकल, ठीक है। और यहाँ पर कौन से हैं, यहाँ पर C2 और C3, C2 एंड C3 ये भी आइडेंटिकल है। यहाँ पर सेकंड वाले ये सेकंड वाले में आइडेंटिकल है, ये फर्स्ट वाले में आइडेंटिकल। तो अभी हमने क्या बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, जीरो। इस तीन क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को यूज करना आना चाहिए,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। तो बेटा इसमें भी यही प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब आप जो है अगर आप सभी के अंदर जितने भी C1 में अगर हम अप्लाई करेंगे C1 + C2 + C3, हम